हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास 12th की फिजिक्स को ध्यान से समझेंगे। इस क्लास को देखिए, हम इस क्लास में बेटा आपका यहाँ पर दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता वाला, यहाँ पर विभव होगा मेरे भाई, स्थिर विद्युत विभव धारिता वाला चैप्टर यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसका आज पार्ट 6 है। इससे पहले के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर दिया हूं बेटा, और सीक्वेंस से क्रम से ही पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक यहाँ पर आज छठा पार्ट है। 5 तक पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ध्यान पूर्वक यदि आपको इस पार्ट नंबर 6 को मेरे भाई समझना है तो आप पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 बड़े ध्यान पूर्वक और अच्छे से क्रम से ही देख कर आएंगे, जिससे कि आपको पार्ट 5 पूरा समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट 6 को। और इसमें बेटा यहाँ पर टॉपिक कौन सा है आज का? तो टॉपिक है हमारा, स्टार्ट होगा आवेशों का पुनर्वितरण। याद इससे ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आवेशों का पुनर्वितरण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आवेशों के पुनर्वितरण वाले टॉपिक को अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछता है। भाई ध्यान से समझना, आवेशों का पुनर्वितरण। ओके, इसमें सपोज कर लेते हैं, ये कोई आवेशित पिंड सपोज ए है, और ये कोई आवेशित पिंड सपोज क्या है? बी है। ओके, हमारे पास दो आवेशित पिंड हैं, एक पिंड ए है और दूसरा पिंड क्या है बेटा? बी है। अब यहां पर हम मानते हैं कि इस आवेशित पिंड की जो धारिता है वो C1 है, और इस आवेशित पिंड की धारिता C2 है। इसका विभव V1 है, इसका विभव बेटा V2 है। आवेश इस वाले पिंड का क्या है? Q1 है, और दूसरे पिंड का आवेश क्या है? Q2 है। ओके, ये सारा कुछ ध्यान से समझेंगे। C1 V1 Q1, C2 V2 Q2, ये टोटल जितना भी आवेश, धारिता और विभव है वो पुनर्वितरण से पूर्व है, पुनर्वितरण से पहले के हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों आवेशित पिंडों को जब एक किसी कंडक्टर वायर से किसी चालक तार से कनेक्ट करा देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर जाने लगते हैं। अब आपको पता है आवेशों का पुनर्वितरण होगा कैसे? आवेशों का पुनर्वितरण होता है, विभवांतर पर डिपेंड होता है। विभवांतर मतलब दो विभवों का अंतर, जिधर विभव ज्यादा, आवेश उधर से दूसरे पिंड की तरफ चलने लग जाएगा। अब दूसरे पिंड पर विभव ज्यादा है तो आवेश पहले पिंड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यही होता है आवेशों का पुनर्वितरण। अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, इनका जो इनका कुल विभव है आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, वो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कितना है? वो V है। कितना है बेटा? वो V है। ठीक, यहाँ पर ये हमने सपोज कर लिया। अब हम इसकी करते हैं गणना। तो ध्यान से समझना इसकी कैलकुलेशन को बेटा, गणना। तब गणना सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे कुल धारिता, क्योंकि कुल धारिता C बराबर क्या है भाई? C1 प्लस C2, ये कुल धारिता आ गया। और कुल आवेश Q बराबर कितना है? Q1 प्लस Q2। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। आवेशों का पुनर्वितरण में आपको बता चुका, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप बड़े ध्यान से समझ के चलना है। ओके, ये 4 मार्क्स का पूरा टॉपिक आता है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो 4 मार्क्स का पूरा टॉपिक आता है, जो लॉन्ग में आता है। इसे आप अच्छे से समझना। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि पूछता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमने निकाल लिया बेटा कुल आवेश। अब उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर पुनर्वितरण के पश्चात विभव। देखिए, यदि आपसे पुनर्वितरण के पश्चात विभव पूछे तो विभव तक ही छोड़ देंगे। ऊर्जा हानि अगर आपसे पुनर्वितरण के पश्चात पूछ रहा है तो वहां पर आगे तक और करेंगे। तो चलिए अब
क्योंकि पुनर्वितरण के पश्चात विभव, भाई पुनर्वितरण के पश्चात विभव कितना है तो भी है। अब आप जानते हैं तो पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव होगा वो क्या होगा, v बराबर होगा q अपॉन c, क्योंकि c बराबर होता है q अपॉन v, तो v बराबर हो जाएगा यहां से q अपॉन c। अब हम q की वैल्यू उठा के रख देंगे और यहां पर रख देंगे बेटा c की, तो यहां पर क्या हो जाएगा थोड़ा ध्यान से समझना। सो v बराबर हो जाएगा q का मान कितना है बेटा q1 प्लस q2 अपॉन c का मान है c1 प्लस c2। यहां से आप देख सकते हैं q का मान q1 प्लस q2 है और c का मान कितना है c1 प्लस c2 है। सो v बराबर, अब आप बताइए q बराबर क्या होता है, c इंटू वी होता है। अगर मैं यहां से निकालूंगा, ध्यान से समझना, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। तो क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि c बराबर होता है q अपॉन v, अगर हम यहां से q का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा c इंटू v। अगर हम यहाँ पर q1 का मान रखेंगे तो c1 v1 और q2 का मान रखेंगे तो c1 c2 v2। सो इसलिए v बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेटा c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2। ये आ गया हमारा यहाँ पर पुनर्वितरण के पश्चात विभव। इसे आप याद रखना, कभी कभी आवेशों के पुनर्वितरण में, कभी कभी आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव की गणना करवा लेता है, विभव की गणना पूछ लेता है भाई, जो कि आपका ये है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, सभी बच्चे समझ गए सही ढंग से, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बेटा समझेंगे। नाउ अब हमें यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट है वो हमारा होगा ऊर्जा हानि पर। तो ऊर्जा हानि के लिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि, फिर निकालेंगे बेटा पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, फिर हम कुल ऊर्जा हानि निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे ऊर्जा हानि, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें यही है, ऊर्जा हानि। पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि पूछ लेता है, तो अच्छे से सभी स्टूडेंट समझ के चलेंगे भाई। ऊर्जा हानि, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि। पहला पॉइंट होगा हमारा पुनर्वितरण से पूर्व, पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि। तो यहां पर आप समझेंगे, अब पुनर्वितरण से पूर्व निकालेंगे तो पहले निकाल लेते हैं पिंड ए के लिए। पिंड ए की ऊर्जा, तो पिंड ए की ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, यहां से आप देख सकते हैं पिंड ए की ऊर्जा, ध्यान से समझना भाई, पुनर्वितरण से पहले यहां पर C1 V1 Q1 है, C2 V2 Q2 है, ये पुनर्वितरण से पूर्व है। पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव है हमारा कितना है, वो भी है, इसे आपको माइंड में रखना है। तो चलिए पुनर्वितरण से पूर्व क्या हो जाएगा, ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, बी की ऊर्जा पिंड V की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा भाई 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ओके, C2 V2 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम यहां पर? सो इसलिए U, इसे हम मान लेते हैं बेटा U1, इसे हम मान लेते हैं क्या, U1 मान लेते हैं। तो कुल ऊर्जा यहां से जब निकालेंगे तो देखिए 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लेंगे। सो यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ओके। ये आ गया भाई हमारा पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा हानि का सूत्र। अब हमें निकालना है इधर पुनर्वितरण से, पुनर्वितरण के पश्चात। अब इधर निकालना है दूसरा पॉइंट,
पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा, तो देखिए एक ही ऊर्जा, पुनर्वितरण के पश्चात एक ही ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये होगा बेटा 1/2 C1V²। इसे आप दिमाग में रखना, यहाँ पर ओनली ओवी क्यों आया है, क्योंकि पुनर्वितरण के पश्चात निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ओवी आया हुआ है। और इसी तरह हम निकाल लेंगे बी की ऊर्जा 1/2 C2V²। अब हम निकाल लेंगे कुल ऊर्जा, सो इसलिए U2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 V² कॉमन है, और यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में बेटा C1 प्लस C2। ये आ जाएगी भाई हमारी क्या, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का सूत्र। ये आ गया पुनर्वितरण के पश्चात। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ऊर्जा हानि, जो हमारा मेन टॉपिक है उसे हम कवर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। अब है हमारा क्योंकि ऊर्जा हानि को बेटा हम यहाँ पर डेल्टा यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यू, डेल्टा यू बराबर, आपको पता है ऊर्जा हानि, हानि का मतलब ही क्या होता है, जब हम कोई चीज, कोई वस्तु ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है। जब कोई हम चीज कम में लेते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होगा, सीधी सी बात है। ये छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं, ठीक, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि वगैरह, ये छोटी छोटी क्लासों में आप समझते हैं, पढ़ते हैं। तो जब कोई चीज हम ज्यादा में लेते हैं और कम में बेच देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो यहाँ पर U1 में से U2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कुछ इस प्रकार U1 माइनस U2। अब वैल्यू को आप रख दीजिए, कैसे रखेंगे बेटा, दिस इज एम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर U1, U1 हमारा यहाँ पर कितना है, तो U1 की वैल्यू है 1/2 C1 V1² प्लस C2 V2²। ओके, ये है U1, माइनस इसमें से कर देंगे 1/2 V² C1 प्लस C2। एनी प्रॉब्लम यहां तक समझ रहे हैं सभी बच्चे। अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। सो दिस इज एम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2, सब में कॉमन है तो 1/2 कॉमन कर लिया, बचा यहाँ पर C1 V1² प्लस C2 V2² माइनस V² और C1 प्लस C2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो V देख रहे हैं, V की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देना है। तो V की वैल्यू कितनी है बताओ, V का मान है बेटा यहाँ पर देखो, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू उठाएंगे और V की जगह पुट कर देंगे। ओके, तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, V का मान वहां से उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप कर देंगे। सो अच्छे से समझेंगे, देखो ध्यान से रखिए भाई। V का मान क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है भाई C1 प्लस C2। ओके, इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। ये हमने वहां से B का मान उठाया, कहां से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये OB का मान उठाया और यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक, यहाँ तक। अब देखेंगे आगे। सो दिस इज एम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2 इंटू C1 V1² प्लस C2 V2² और माइनस इसका वर्ग अलग कर देंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और इनटू यहाँ पर कितना है बेटा C1 प्लस C2। ओके, अब आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि ये एक बार और यहाँ पर है 2 बार, तो एक यहां से कट जाएगा, ठीक। अब एक यहां से कट जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, तो इसका अब हम यहाँ पर खोल देंगे वर्ग, ठीक है, होल वर्ग खोल देंगे भाई। तो चलिए करते हैं आगे और कैलकुलेट इसे। दिस इज एम्प्लाई दैट डेल्टा U बराबर 1/2 कितना है एक बार देख लेते हैं, 1/2
C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ओके, ये हमारा इतना यहाँ पर बचा। अब भाई होल वर्क खोल दीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, और एक काम और कर लेंगे साथ साथ, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ठीक, लासा ले लेंगे। तो चलिए, दिस इज इम्प्लाई दैट डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब इसका बेटा हम इधर करेंगे मल्टीपल, तो ये हो जाएगा C1 C2। ओके, माइनस 1 का इसमें करेंगे और इसका होल वर्क खोलेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आखिर में प्लस आएगा, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा बेटा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और माइनस C2 स्क्वायर और इंटू V2 स्क्वायर माइनस 2C1 माइनस 2C1 V1 इंटू C2 V2। ओके, ये हमने खोल दिया भाई होल वर्क। अपॉन में क्या है यहाँ पर, तो अपॉन में है C1 प्लस C2। यहां तक बात आ रही है समझ में? ओके, तो दिस इज इम्प्लाई दैट डेल्टा यू बराबर 1/2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब आप एक काम और कर दीजिए, उसके बाद आगे इसे सॉल्व करेंगे भाई। एक काम वो यहाँ पर ये है कि इस C1 V1 का आप देख रहे हैं पूरा ये ब्रैकेट बेटा अलग है, एक ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हमारा अलग है। तो आप एक एक करके पहले C1 का दोनों में मल्टीपल कर लो, फिर C2 का दोनों में मल्टीपल कर लो। तो देखिए C1 का होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर बेटा C1 का इसमें होगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 का करेंगे भाई तो C1 V1 स्क्वायर और C2 पहले लिख दो चाहे, C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब करेंगे C2 का C2 में तो C2 स्क्वायर और यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 और C2 V2। दैट इज राइट, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अपॉन C1 प्लस C2। ओके, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, अब थोड़ा सा और इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि सो डेल्टा यू बराबर 1/2, यहां पर बचा बेटा आपका क्या, तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस कितना बचा भाई, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ओके, और यहां पर बचा आपका माइनस 2C1 V1 C2 V2 माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, यहां तक हम इतना कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा क्या, तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। C1 C2 और C1 C2 यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो C1 C2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो डेल यू बराबर 1/2 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा C1 C2। ओके, बचेगा बेटा कितना, पहले आप इसे लिख लो V1 को V1 स्क्वायर प्लस बाद में आप इसे कर लो V2 स्क्वायर और माइनस 2V1 V2, इतना बचा। अपॉन में यहाँ पर क्या है, अपॉन में यहाँ पर है C1 प्लस C2। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल यू बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा फाइनली बेटा क्या, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप एक लाइन में और लिख सकते हैं करके क्या, तो यहाँ पर डेल u बराबर 1 अपॉन, ये आप देख सकते हैं c1 c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2c1 प्लस c2। ये हमारा फाइनल बेटा ऊर्जा हानि का क्या है, फॉर्मूला है। ऊर्जा हानि का यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि का फॉर्मूला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको पूरा करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक समझाया था, मैंने कहा था ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे एक बार आप अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ लेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये अधिकांशतः पूछ लेता है, ये टॉपिक आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा आवेशित पिंड हमारे पास दो हैं, जिनकी धारिता C1 C2, विभव V1 V2 और आवेश यहाँ पर Q1 Q2 है। तो सबसे पहले हमने निकाला आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव, उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड किया था बेटा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, जिसमें हमने आवेशों के पुनर्वितरण से पूर्व निकाला, फिर पश्चात निकाला, फिर हमने निकाल दिया बेटा यहाँ पर कुल ऊर्जा, और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइनली हमने आपको बताया है, फाइनली हमने इसमें क्या किया है, कैलकुलेट कर दिया है। बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बाकी बहुत इजी है। आप अच्छे से एक दो बार रिवाइज करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं बेटा, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है तो थोड़ा ध्यान से समझोगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये भी है, ये भी बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ समझना है बस। देखिए सपोज ये कोई पृष्ठ है, ओके, ये कोई पृष्ठ है, तो किसे कहेंगे समविभव पृष्ठ। यहां से आपको पता है पृष्ठ से निकलने वाली जो लंबवत बल रेखाओं की संख्या होती है, पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ओके, फ्लक्स कहते हैं। अब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ शब्द से ही क्लियर है, विभव वहां पर कैसा होगा बेटा, समान होगा। ध्यान से समझना, समविभव पृष्ठ मतलब यहां पर समान होता है क्या बेटा, विभव। समान क्या होता है मेरे भाई, विभव होता है। और किस पर होता है, तो ये पॉइंट और आपको याद रखना है, प्रत्येक बिंदु पर। किस पर होगा भाई, तो प्रत्येक बिंदु पर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो समझ गए। किसी आवेशित पिंड के या किसी आवेशित पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बड़े आसानी से आप समविभव पृष्ठ की परिभाषा समझ गए होंगे। क्या बोले तो ध्यान से समझना, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है कि यदि हम एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर गए, एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर जाते हैं, थोड़ा सा एक मिनट, यदि एकांक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर जाते हैं तो हमें जीरो कार्य करना पड़ता है, और यदि कार्य जीरो करेंगे भाई तो विभव यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, जब कार्य जीरो तो विभव जीरो। ओके, यहां तक क्लियर। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टीज। आगे हम इनके गुण को भी समझ लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए गुण, सबसे पहला गुण क्या है, पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा, समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो जीरो कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण विभव भी क्या होता है, जीरो होता है। अभी जस्ट बताए थे, जब हम एकांक आवेश को लेकर जाते हैं तो किया गया कार्य जीरो होता है, जिसके कारण बेटा यहाँ पर जो विभव होता है, विभव का भी मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद समविभव पृष्ठ में
विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका विद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक में, ठीक है। चलिए अब इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभव प्रवणता। देखेंगे इस चैप्टर का ये छोटा सा टॉपिक है बेटा विभव प्रवणता, लेकिन इसका हमें आगे यूज देखने को मिलेगा, इसका आगे उपयोग होगा, तो ध्यान पूर्वक समझना विभव प्रवणता होती क्या है आखिर में। तो देखिए सबसे पहली बात, विभव प्रवणता को ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई, तो ई बराबर होता है बेटा डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स, और यहां पर साइन होता है माइनस का। साइन किसका होता है मेरे भाई? तो माइनस का होता है, इसे आप याद रखना, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? E बराबर माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। इसका मतलब हुआ, यहां पर आप dx देख रहे हैं, इसका मतलब है भाई दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो एकदम सिंपल लाइन में इसे परिभाषित करेंगे, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ओके, बड़े आराम से आप समझ गए, ध्यान से फिर समझ लीजिए क्या कहा। तो दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई बराबर होता है माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। देखिए लिखा भी है आपका, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। वेग परिवर्तन की दर तथा दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, राइट। चाहे ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो, एनी नो प्रॉब्लम। दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, राइट। ठीक है यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा परावैद्युत पदार्थ। ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, अर्थात परावैद्युत पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो ये आप ध्यान से समझेंगे। परावैद्युत पदार्थ का मतलब ही होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन वो विद्युत के सारे गुण प्रदर्शित करते हो, ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या बोले बेटा? तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन विद्युत के वे सभी गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन वे विद्युत के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर समझेंगे कौन कौन सा हो जाता है। तो बेटा जैसे एक H2O है, HCl है, ओके, मोम है, अभ्रक है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत के तो सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे, अब ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? तो बेटा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब भाई ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझे। देखिए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का मतलब है, नाम से ही क्लियर है, ध्रुवीय, यानी कि उनके जो ध्रुव हैं वो अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जिनके ध्रुव मतलब प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, ऐसे पदार्थ जिनके ध्रुव अलग अलग होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं भाई? ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। अब अध्रुवीय, जैसे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे HCl हो गया, ये ध्रुवीय पदार्थ है, H2O हो गया, ध्रुवीय पदार्थ है, ये सब ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होगा? तो सीधी सी बात, यहां पर इनके जो पोल हैं, ध्रुव हैं, वो कैसे हैं? सेपरेट है, मतलब अलग अलग है। लेकिन यहां पर जो अध्रुवीय से ही क्लियर है कि इनके जो पोल होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, मतलब यहां पर इनके जो पोल होते हैं वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक, एक दूसरे पर मिले हुए होते हैं, जिसे कहते हैं संपाती। इनके जो ध्रुव होते हैं मेरे भाई, वो कैसे होते हैं? संपाती होते हैं। इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है, संपाती का मतलब है यहां पर कैसे होते हैं? उदासीन। ओके,
अब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं अर्थात संपाती और उदासीन होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ओके, जैसे यहां पर एग्जांपल में समझ लेंगे भाई, जैसे मोम हो गया, अभ्रक हो गया, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहां पर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आज ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना भाई। आज इस टॉपिक पर हम अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा वाला। तो विद्युत धारा के चैप्टर को समझेंगे, अभी फिलहाल हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए आज हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, अब यहां पर समझते हैं कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि सपोज ये कोई दो प्लेट हैं, सपोज एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट को ले लेते हैं यहां पर कोई, सपोज दूसरी प्लेट कोई ये है, ठीक है। अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच यहां पर पहले देखिए इस पर आवेश कैसा है बेटा, धनात्मक है। पहली प्लेट पर आवेश धनात्मक है और दूसरी प्लेट पर आवेश कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक, अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को लेकर आए। एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को लेकर आए, ठीक है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को लेकर आए इन दोनों प्लेटों के बीच। ये कैसा पदार्थ है तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूं। ये जो यहाँ पर मैंने पदार्थ लाया हूं वो कैसा है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को लेकर आते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच। तो होता क्या है, इनके जो पोल होते हैं यहाँ पर कैसे होते हैं बेटा, संपाती होते हैं, मतलब उदासीन होते हैं। तो ये वाला जो आप प्लेट प्लस वाली देख रहे हैं, तो प्लस आवेश इसके माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ओके, अपनी ओर खींच लेता है, और ये वाला माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भाई माइनस है तो प्लस को आकर्षित करेगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस को आकर्षित करेगा। इस प्रकार यहां पर होता क्या है, एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां होता है कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बदला जाता है। ठीक, सीधी सी यहां पर एक घटना है बेटा, ध्यान से समझना, एकदम इजी वे में मैंने क्या बताया। परावैद्युत पदार्थ का यहां पर जब ध्रुवण पूछेगा आपसे, कहेगा कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या है, तो आपको जवाब देना है कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बदलने की जो घटना है वही परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ओके, एकदम समझ में आ गया क्या बोले, तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बदलने की जो घटना है वो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। राइट, यहां तक मेरे भाई आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। तो पढ़ते रहेंगे मन लगा के। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।